माननीय सभापति महोदय, रॉबर्ट फ्रोस्ट बहुत बड़े पोएट हैं। उन्होंने कहा है, द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट वी हैव प्रोमिसेस टू कीप, माइज टू गो बिफोर वी स्लीप। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में भारत के अन्य प्रांतों के मुकाबले में जबकि एक कॉलेज 77,000 पॉपुलेशन में होना चाहिए, राजस्थान में अभी कमिंग ईयर्स में वो हमारा अपना 55,000 पे पॉपुलेशन पे कॉलेज हो गया। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में करीबन 1032 कॉलेजेस हैं। इसमें 126 गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, बाकी स्वय वित्तपोषी प्राइवेट कॉलेजेस हैं। राजस्थान और भारत में we have got 6 times more post graduates than China। जैसा कि साथी बता रहे थे, विदेशों में भी हमारे जो राजस्थान व अन्य प्रांतों के छात्र हैं, उनका स्टेटस बहुत ऊंचा है। इवन जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ओबामा, उनके पहले भी प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा है कि बी अलर्ट, योर जॉब्स आर गोइंग, हिंदुस्तानी आ रहा। तो इस बात का प्रतीक है कि राजस्थान में हायर एजुकेशन का रिवॉल्यूशन चालू हो चुका। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के इन विश्वविद्यालयों में करीबन 8.5 लाख छात्र हैं। इसमें 1,65,000 छात्राएं। महिलाओं की भागीदारी इसमें बढ़ती जा रही सभापति महोदय, और इन विश्वविद्यालयों का स्तर, जैसा कि माननीय बनीपार्क से आने वाले सदस्य ने कहा था, कि इतनी बड़ी संख्या में अगर कुकुरमुत्ते की तरह कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज आ गई तो उनका स्टैंडर्ड क्या हो। उनका स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए रेगुलेटरी मैकेनिज्म हम ला रहे, ताकि जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस आए उनके ऊपर कंट्रोल रहे। जिस तरह से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया पूरे मेडिकल कॉलेजेस का लुक आफ्टर करती है, और कहीं भी अगर ये देखती है कि उनका स्टैंडर्ड ठीक नहीं है, तो 1 वर्ष के लिए उनको प्रभावित करती है, उन पे मार्क लगाती है। तो ये रेगुलेटरी जो हमारा मैकेनिज्म है, ये इट विल बी ए ऑब्जर्विंग बॉडी ओवर द इंस्टीट्यूशंस। माननीय सभापति महोदय, जैसा कि बहुत हमारे माननीय सदस्यों ने चिंता जाहिर की, जैसे माननीय स्कूल में भी टीचर्स की कमी थी या कॉलेजेस में टीचर्स की कमी है, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि 425 हमारे टीचर्स को ऑलरेडी एम्प्लॉय करके लगा दिया गया है, और हमारे करीबन 457 और कॉलेजेस के टीचर्स के लिए हमने आरपीएससी को लिखा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज शिक्षा का क्षेत्र जो हमारे ग्रामीण रूप से पिछड़े हुए जिले हैं, झुंझुनू, सीकर, चूरू, आज उन्हीं जिलों का शिक्षा का स्तर कोटा और अजमेर से मुकाबले में है, बल्कि झुंझुनू तो वुमेन एजुकेशन में टॉप पे। ये सब निश्चित रूप से बहुत बड़ा एक हायर एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म। माननीय सभापति महोदय, उच्च शिक्षा के सुधार के लिए उच्च शिक्षा सुधार आयोग का गठन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बजट घोषणा में कहा है कि हर उपखंड के ऊपर जितने कॉलेजेस हैं, उसमें सारे सब्जेक्ट, साइंस होगा, आर्ट्स होगा और कॉमर्स होगा। आर्ट्स तकरीबन सारे 126 हमारे ब्लॉक कॉलेजेस पे है, तहसील पे, लेकिन बहुत सौ में अभी हमारे साइंस और कॉमर्स नहीं। मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा के बाद फर्स्ट राउंड में 11 हमारे कॉलेजेस हैं, उनके ऊपर साइंस सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है और 3 पे कॉमर्स चालू कर रहे हैं। निजी क्षेत्र में कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो छात्र आते हैं वो अपने भविष्य के प्रति अनसर्टेन होते हैं, नो गाइडेंस, कुछ पता नहीं क्या बनना है, क्या करना है। तो उसके लिए 1.26 करोड़ रुपया रखा गया है, ताकि उनको राइट गाइडेंस मिले और ग्रामीण परिवेश से आने वाले छात्रों को सही अपने भविष्य का मार्गदर्शन मिले। माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे कॉलेजेस की ये स्थिति है कि उनके स्पोर्ट्स, उनके पास फील्ड्स नहीं है ढंग से,
उनके पास टीचर्स नहीं है, हमारे खेल के शिक्षक नहीं है। जबकि हमारे अभी राजस्थान के रणधीर सिंह थे, ट्रैप शूटिंग में उनको सिल्वर मेडल मिला था ओलंपिक में, और गोल्ड मेडल भी इनको मिला था हमारे जो अभी जो रिसेंट ओलंपिक था। तो उसमें निहायत जरूरी हो गया कैच देम यंग के लिए। हमने 72 जो हमारे कॉलेजेस के अंदर जो पद थे शारीरिक शिक्षकों को, उनके बनने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। माननीय सभापति महोदय, जो ये बड़े बड़े दावे कर रहे थे, शिक्षकों के रिवाइज पे स्केल की बात कर रहे थे, लंबी लंबी बातें, मैं इनको कहना चाहूं कि 1999 में जब मैं उस शिक्षा मंत्री था, उस समय शिक्षकों की रिवाइज पे स्केल मुख्यमंत्री जी के आदेश से कांग्रेस रेजिम में उस वक्त उनकी हुई थी, उनकी पे स्केल रिवाइज। और आज ये बात कर रहे हैं रिवाइज पे स्केल की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी अपनी बजट के कि हमारे जो रिवाइज यूजीसी की रिवाइज डायरेक्शन है पे स्केल के, उसकी उन्होंने एक समिति के गठन के लिए कहा, और उसे वो गठन हो चुका है जो समिति का। उसके चेयरमैन प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ हैं, और वो इन लुक आफ्टर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन करेगी। 2 माह में वो अपनी रिपोर्ट देगी, और जो हमारे शिक्षक हैं उनके जो 6th पे कमीशन लागू होना है, वो 2 महीने में गवर्नमेंट ने रिपोर्ट मांगी है, और उन्होंने स्पष्ट उसमें लिखा है निर्देश कि उस रिपोर्ट के आने के बाद 6th पे कमीशन लागू करने की कार्रवाई की जाएगी। व्हाट मोर दे वांट, क्या चाहते हैं? वॉकआउट करके चले गए, नहीं सुनना चाहते हमारे मंत्री को? क्या कोई लिखने पढ़ने से कोई ऑब्जेक्शन होता है? यू हैव टू कलेक्ट द डेटा। नोबडी इज कंप्यूटर कोई भी नहीं है जो खड़ा होकर सारे अपने डेटा दे सके। वो कितने इनके मंत्री हैं जो देते हैं, 1-2 को छोड़ के, वो भी नहीं दे सकते। माननीय, आपसे कहना चाहूंगा, हमारे डिसीजन था कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे कॉलेज हो। हनुमानगढ़ में माननीय सदस्य विराजे हुए हैं एमएलए। हनुमानगढ़ एक ऐसा जिला हेडक्वार्टर था जहां गवर्नमेंट कॉलेज नहीं था। हमारी उस शिक्षा नीति के अनुरूप हनुमानगढ़ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने गवर्नमेंट कॉलेज खोलने की घोषणा करी है, यह आपने उसमें देखा। माननीय सभापति महोदय, हमारे साइंस के अंदर इस वक्त कॉलेजेस के अंदर फाइनेंसेस पूरे हैं नहीं, उसके बावजूद भी साइंस की जो लेबोरेटरीज हैं उसके लिए 4 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन गांवों के कॉलेजों को दिया था कि वहां साइंस की अच्छी लेबोरेटरी बने और हमारे बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बन के आए। जो पुरानी हमारी लैब्स हैं उनके लिए 70 लाख माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, ताकि वो जो हमारे पुराने उपकरण हैं उनको चेंज करके उनको दोबारा से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जो हमारे कॉलेजेस में बहुत सारे सब्जेक्टों की मांग, मैं व्यक्ति से गया और ये 2.75 करोड़ की लागत से 10 यूजी कॉलेज में 10 सब्जेक्ट खुलेंगे, 10 पीजी कॉलेज में सब्जेक्ट खुलेंगे। जैसे जैसे माननीय हमारे सदस्य कहेंगे उनके लिए वो किया जाएगा। माननीय सभापति महोदय, 5 साल इन्होंने हायर एजुकेशन में क्या किया? इन्होंने सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस को स्ट्रेंथन करने के लिए जो गवर्नमेंट कॉलेजेस थे उनके सेक्शंस को तोड़ दिए। स्वयं मैं उच्च शिक्षा मंत्री रहा हूं, मेरे कॉलेज के 2 सेक्शन उन्होंने ढेर कर दिए। नीमका थाना से आने वाले सदस्य खुद बता रहे थे उनके 3 कॉलेज के सेक्शन 5 साल पूर्व समाप्त कर दिए गए। और इस वक्त ये छात्र एजिटेशन हुआ, ये लंबी लंबी दावा करने वाले लोग कहीं नजर नहीं आए। हमने उस समय 60 कॉलेजेस के अंदर, हमारे 21 कॉलेजों में 60 सेक्शन खोले, कम से कम 5000 उस वक्त छात्रों को फायदा हुआ। फिर मांग आई सम्मानीय सदस्यों की, तो हमने हर कॉलेज के अंदर हर सेक्शन 20-20 छात्रों के बढ़ा दिए। 25,000 छात्रों, 25,000 गरीब छात्रों को, माननीय दातारामगढ़ से आने वाले सदस्य, 25,000 गरीब छात्रों को गवर्नमेंट कॉलेजेस का लाभ मिला। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, आज हमारे पास जो ग्रामीण परिवेश से हमारे छात्र आते हैं उनको अपना भविष्य के लिए 10+2 के बाद उनको डॉक्टर, इंजीनियर, IIT उनका एक रास्ता हो। और सब घर वालों के ऊपर ये बर्डन होता है कि लड़के ने कर लिया 10+2, कोटा भेज दो, वहां भेज दो, लाखों रुपए उसके खर्च होते हैं। मुझे स्वयं मेरे जो एक गरीब सरपंच का ध्यान है जिसने अपने बेटे को PMT कराने के लिए
उसे कम से कम 7 लाख रुपया 4 साल में खर्च कर दिया, फिर भी वो लड़का पीएमटी क्लियर करके नहीं आया। एक भारी समस्या, करोड़ों रुपया का गांव से एक तरह का शोषण हो। हमने निर्णय किया कि राजस्थान के जितने भी हमारे ब्लॉक हेडक्वार्टर्स के ऊपर कॉलेजेस हैं, सब कॉलेजेस पे हम एसएफएस स्कीम के अंतर्गत हम वहां पे पीएमटी, पीईटी और अदर कोचिंग्स चालू करेंगे। इस सरकार के बेहतरीन डॉक्टर्स मिलेंगे, वहां बेहतरीन गवर्नमेंट के लेक्चरर्स मिलेंगे और वहां पे एसएफएस स्कीम में जिसमें जो 2-2 लाख 3-3 लाख खर्च करते हैं, नाम मात्र के 4-5 हजार रुपए में एक छात्र को बेस्ट टीचर मिले और जो सीकर का टीचर होगा वो अपने बच्चे के लिए ज्यादा मुफीद होगा, ज्यादा चिंतित हो। माइक से क्लासेस नहीं चलेंगी, माइक से 500-500 बच्चों की क्लासेस नहीं चलेंगी, 50 बच्चों को वो वहीं का कॉलेज का टीचर पढ़ा के पढ़ाएगा। ये हमने निश्चित किया है और मैं समझ रहा हूं ये अगले वर्ष हम ये योजना चालू कर रहे हैं और इस योजना से लाखों करोड़ों रुपए बचेंगे गांव के इन छात्रों के, उन गरीब बच्चों के जिनके, मुझे पता है मेरे एक सरपंच ने जमीनें बेची अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, मेडिकल के कराने के लिए, कोटा कोचिंग कराने के लिए। तो ये निर्णय किया है सरकार ने, ये व्यवस्था करेंगे। आरएएस और आरपीएस के लिए हमारे बच्चे दौड़े आते। हमने फर्स्ट राउंड में डिसाइड किया है कि जो हमारे डिविजनल हेडक्वार्टर्स है उनके ऊपर हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की कोचिंग एसएफएस स्कीम में करें। जो हमारे 5-6 जितने डिविजनल हेडक्वार्टर्स है वहाँ आईएएस, आईपीएस, आरएएस, आरपीएस, आरजेएस की वो वहाँ के बेस्ट टीचर्स, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में इनके पास बेहतरीन है क्या टीचर्स, हमारे जो कॉलेजेस हैं, हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनके अंदर वी हैव गॉट टैलेंटेड टीचर्स, उनका इस्तेमाल करेंगे हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए। 5,000 में लाखों रुपए का फायदा हो। अंत में माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा, मैं जिस जिले से आता, माननीय मेरे दांतारामगढ़ से आने वाले सदस्य आते हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी जिस जिले में आते हैं वहां के हजारों लोग, वहां लाखों। अलोन झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट इज हैविंग 10% फौजी इन और इंडियन आर्मी। 10 लाख में से 1 लाख फौजी अकेला झुंझुनू से है और कम से कम सैकड़ों मॉल्टीरियर गांव में जाओगे तो जगह जगह 3-3 शहीदों की बुत खड़े हुए मिलेंगे। हमने निर्णय किया, जैसा कि माननीय शाहपुरा से आने वाले सदस्य ये कह रहे कि आज मिलिट्री हमारे साइंस के सब्जेक्ट की जरूरत, हमारे बच्चे इंग्लिश नहीं जानते, तो एनडीए में पास नहीं हो सकते। हमने निर्णय किया कि ऑब्जेक्टिव रूप में जो हमारे आर्मी के हमारे जो पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सीकर, झुंझुनू, नागौर, चूरू, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और भी जहां कहेंगे, वहां अगले साल से मैं ये निर्णय कर रहा हूं। मैंने आज हमारे पास फौजी हैं, जवान हैं, ऑफिसर्स नहीं है, क्योंकि हमारे लड़के फेल हो जाते हैं एयरफोर्स की ट्रेनिंग में जाने में या नेवी की उनके जो इनिशियल कोचिंग होती है, इंग्लिश नहीं बोल सकते, टर्न आउट का पता नहीं। तो हम अगले साल एक हमारे उसमें मॉडल के रूप में हमारे जो कॉलेजेस हैं उनमें मिलिट्री साइंस सब्जेक्ट शुरू करेंगे और मैं इसकी योजना बना रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, आपने सुन, धन्यवाद। तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री महेंद्र जी सिंह मालवीय। माननीय सभापति महोदय जी, मांग संख्या 24 शिक्षा, कला और संस्कृति के ऊपर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वर्तमान सरकार द्वारा तकनीकी शिक्षा को प्राथमिकता प्रदान करते हुए वित्त वर्ष 2009-2010 के कुल 6 नए राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खोलने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की है। भारत सरकार की 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत राज्य के ऐसे 15 जिलों को चिन्हित किया गया है जहां पर पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसके अंतर्गत प्रथम चरण में 5 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खोलने प्रस्तावित हैं एवं इस हेतु रुपये 6 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान प्रस्तावित है। माननीय सभापति महोदय, वर्तमान सरकार के घोषणा पत्र के अनुसार प्रत्येक संभागीय मुख्यालय पर एक महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना होना आवश्यक समझा। 7 संभाग मुख्यालय पर में से 1 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय स्थापित भरतपुर में नहीं है, वहां पर महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय स्थापना हेतु प्रावधान करते हुए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
माननीय सभापति महोदय, इसी क्रम में बजट घोषणा के अंतर्गत तकनीकी शिक्षा की दृष्टि से मुझे इस बात को कहते हुए बहुत हर्ष और खुशी अनुभव होती है कि जहां जिस क्षेत्र से बांसुड़ा डूंगरपुर क्षेत्र से हम काफ़ी विधायक जीत के आए हैं, वहां पर अभी तक छात्रों को यह नहीं पता है कि तकनीकी शिक्षा है क्या। लड़के इंटेलिजेंट हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन सुविधा नहीं है, गरीब हैं। बार बार हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी सबकी भावनाओं को समझते हुए बांसुड़ा जिले के अंदर भी राजकीय अभियांत्रिक महाविद्यालय स्थापना करने हेतु बजट सत्र के अंदर घोषणा की है और इस महाविद्यालय की स्थापना के लिए जनजाति विभाग अपनी ओर से जो बजट होगा वो पूरा देने की अपनी इच्छा रखता है। शैक्षणिक सत्र 2009-2010 के अंदर 17 नए अभियांत्रिक निजी सार्वजनिक सहभागिता योजना के अंतर्गत आरंभ किए जाने की अखिल भारतीय तकनीकी परिषद नई दिल्ली द्वारा अनुमति प्रदान की गई है, जिससे कुल प्रवेश क्षमता 25,000 से बढ़कर इस सत्र में 30,000 हो जाएगी एवं अभियांत्रिक महाविद्यालयों की संख्या 76 से बढ़कर 93 हो जाएगी। इसके अतिरिक्त पूर्व में संचालित अभियांत्रिक महाविद्यालयों की प्रवेश क्षमता में वृद्धि के अनुमति दिए जाने के कारण लगभग 2,000 प्रवेश स्थानों की वृद्धि हुई है। अतः अभियांत्रिक की कुल प्रवेश क्षमता इस वर्ष 32,000 हो जाएगी। माननीय सभापति महोदय, शैक्षणिक सत्र 2009-2010 के 23 नए MBA संस्थान खोलने की अनुमति प्रदान की गई है, जिससे कुल प्रवेश क्षमता इस वर्ष तुलना में 6,300 से बढ़कर लगभग 7,600 हो जाएगी एवं संस्थाओं की संख्या 98 से बढ़कर 101 हो जाएगी। माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार की 21वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा योजना में सम्मिलित होने की सहमति भारत सरकार को प्रेषित कर दी गई है एवं भारत सरकार द्वारा यदि उनके द्वारा निर्धारित मापदंडों के तहत राजस्थान राज्य को चयन हो जाता है तो लगभग 8 प्रमुख अभियांत्रिक महाविद्यालयों को इस परियोजना के 4 वर्ष की अवधि में करीबन 90 करोड़ रुपया का अनुदान प्राप्त हो जाएगा। इससे अभियांत्रिक महाविद्यालय की आधारभूत सुविधाओं, उच्च स्तर अध्ययन की सुविधाएं, शोध कार्य की सुविधाएं विकसित की जाएंगी एवं तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता का सुधार हो जाएगा। माननीय सभापति महोदय, राज्य में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की संख्या में निरंतर वृद्धि को दृष्टि को देखते हुए 10 दक्ष जनशक्ति की मांग को देखते हुए राज्य में राजस्थान व्यावसायिक एवं प्रशिक्षण परिषद, राजस्थान काउंसिल वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का गठन किया जाना प्रस्तावित है, जो कि राज्य में व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्य का संवर्धन, परीक्षाओं का आयोजन, लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रमाणीकरण आदि कार्यों को संपादित करेंगे। माननीय सभापति महोदय, विश्व बैंक की सहायता से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में केंद्रीय परिवर्तित योजना वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट के तहत 2006-2007 एवं वर्ष 2007-2008 में 5 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को प्रतिवर्ष क्रमोन्नयन किया जाना था, लेकिन 2 वर्षों से इस योजना के वांछित वित्तीय प्रबंध और पदों का सृजन नहीं होने के कारण इस योजना पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं हो पाई रही है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 75% केंद्रीय अंश की राशि उपलब्ध हो चुकी है। इससे राज्य अंश 25% शामिल करते हुए बजट प्रावधान एवं पदों का सृजन किया जाना है। माननीय सभापति महोदय, वित्त वर्ष में चर्चा कर इस योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक बजट उपलब्ध हो जाने एवं सहमति प्राप्त कर ली गई है, जिससे कि इस योजना का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक किया जा सकेगा। इस बाबत माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 10 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट को लागू करने की बजट घोषणा की जा चुकी है। मैं समस्त मेरे सदन के सदस्य साहबान से निवेदन है कि काफ़ी शिक्षा के ऊपर विचार विमर्श हुआ है। नए कॉलेज, नए ITI और विभिन्न प्रकार के और संस्थान खोलने का भी प्रस्ताव आया है। जैसे ही अखिल भारतीय परिषद की जो नीति है, उस नीति के अनुसार हम आने वाले वर्षों में भी जहाँ जहाँ पर आवश्यकता महसूस करेंगे वहाँ पर और भी हम संस्थान को खोलेंगे।
मेरी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृत शिक्षा मंत्री श्री ब्रजकिशोर जी शर्मा। माननीय सभापति महोदय, संस्कृत शिक्षा के लिए 10 कटौती प्रस्ताव आए। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इन 10 कटौती प्रस्तावों का जल्दी से जल्दी उत्तर भेज दिया जाए। अध्यक्ष जी, माननीय सभापति जी, जिन सदस्यों ने संस्कृत के लिए जो बहुमूल्य सुझाव दिए हैं कटौती प्रस्तावों के जरिए, मैं उनका हृदय से आभार प्रदर्शित करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से सदन को मैं संस्कृत के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। संस्कृत हमारी राष्ट्रीय चेतना और अस्मिता का संवाहक है। यह सामाजिक जागरण, भावनात्मक एकता के लिए सुबोध और सुगम माध्यम है। हमें गर्व है संस्कृत साहित्य भारतीय संस्कृति का न केवल प्रतीक मात्र है अपितु ये समस्त संसार का मार्गदर्शक है। आज राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता एवं नैतिक मूल्यों की प्रतिस्थापना संस्कृत के संदेशों से ही संभव हो सकी है। इसी भाषा ने विविध धर्मों, दर्शनों, भाषाओं और साहित्य के पोषण के लिए एक विशेष आधार भूमि प्रदान की है। इसलिए देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने के विचारों में संस्कृत और उसका साहित्य भारत की मौलिक अति वैदिकता को स्थायी रखने वाला है। संस्कृत की इन्हीं अनुपम विशेषताओं के कारण 1953 में देश के प्रमुख शिक्षा शास्त्री सीपी रामास्वामी अय्यर ने संस्कृत को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने पर बल दिया है, जिसका डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू और काका साहब कालेकर ने भी समर्थन किया है। भारत सरकार द्वारा इस अमूल्य धरोहर को समुचित प्रतिस्थापना करने के एवं प्रचार प्रसार की दृष्टि से सन 1956 में संस्कृत आयोग का गठन किया। माननीय सभापति जी, देश में राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसने संस्कृत प्रचार प्रसार के लिए काम किया, जिसने निदेशालय, संभागीय कार्यालय, शास्त्रिक विद्यालय और स्थापित किए हैं। राजस्थान सरकार ने संस्कृत को मजबूत आधार देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ जो आयाम स्थापित किए हैं, उनकी संपूर्ण भारत में मुक्त कंठ से प्रशंसा की जाती है। देश में राजस्थान ही एकमात्र वह प्रदेश है जिसमें संस्कृत का स्वतंत्र निदेशालय 1956 में से कार्यरत है, जिसके अधीन संस्कृत शिक्षा के 6 संभागीय कार्यालय स्थापित हैं। एक शिक्षण संस्था के रूप में 23 आचार्य, 36 शास्त्रीय विद्यालय और 1805 विभिन्न स्तर पर विद्यालय संचालित है। प्रशिक्षण की दृष्टि से एक राजकीय संस्कृत एसटीसी के अतिरिक्त प्रदेश में 67 शिक्षा शास्त्री महाविद्यालय, 15 संस्कृत एसटीसी विद्यालय निजी क्षेत्र में स्थापित हैं। शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विद्यालयों में शिक्षा सत्र 2008-9 में 2,40,324 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। माननीय सभापति जी, संस्कृत शिक्षा को आधुनिकीकरण करने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं और संस्कृत शिक्षा विभाग की वेबसाइट www.rajasthan.rajsanskrit.in
गत वर्ष लॉन्च हो चुकी है। संस्कृत महाविद्यालयों को आधुनिक संचार सुविधा कराए जाने के लिए BSNL ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। माननीय सभापति जी, संस्कृत शिक्षा के सम्मान में परंपरा निर्धारित की गई है। संस्कृत शिक्षा के अध्ययनरत शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रों को साइकिल वितरण, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, SC/ST बालिकाओं के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के अतिरिक्त मेधावी छात्रों के लिए गौरव एवं गार्गी पुरस्कार का प्रावधान में निर्धारित किया हुआ है। संस्कृत विद्यालय में नामांकन वृद्धि हेतु प्रवेश उत्सव, जनसंपर्क पर विशेष बल दिया गया है। संस्कृत शिक्षकों को मंडल, राज्य, राष्ट्र स्तर पर सम्मानित करने के अतिरिक्त संस्कृत दिवस पर विद्वानों के सम्मान की परंपरा की जा रही है। शिक्षा प्रसार हेतु 2008 की तुलना में परीक्षा परिणाम इस साल उत्साहवर्धक है। मैं आपके लिए कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। शैक्षणिक उन्नयन की दृष्टि से कमजोर विद्यार्थियों को चिन्हित कर उनकी अतिरिक्त कक्षाएं संचालित की गई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 2008 की अपेक्षा 2009 में वरिष्ठ उपाध्याय का परीक्षा परिणाम 70.69 से बढ़कर 89.6 हो गया है तथा प्रवेशिका परीक्षा का परिणाम 36.21 से बढ़कर 58.92% हो गया है। परीक्षा परिणाम की वृद्धि को दृष्टि से इस वर्ष वरिष्ठ उपाध्याय में 18.37 तथा प्रवेशिका में 22.71% की वृद्धि हुई है। माननीय सभापति जी, मैं आपको रिक्त पदों के भरने की बहुत चर्चा की जा रही थी विपक्ष द्वारा, और जब हमारा बोलने का मौका आया, हम उनको स्पष्टीकरण देने का मौका आया, तो सदन छोड़ के चले गए। बड़े दुख की बात है। वो तो कुछ नहीं कर सके, हमने किया है। जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और उसी के मुताबिक मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। संस्कृत विभाग के शिक्षकों की पदोन्नति के अंतर्गत इस वर्ष 340 शिक्षकों की DPC द्वितीय श्रेणी शिक्षक पद पर कराई जा चुकी है। विद्यालयों के शिक्षकों की कमी पूर्ति करने के लिए 57 वरिष्ठ अध्यापक प्रथम श्रेणी के और 2916 तृतीय श्रेणी के शिक्षकों की भर्ती के अंतर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा इसी माह में कराई जा रही है। 543 द्वितीय शिक्षकों की विज्ञप्ति पदों पर के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग को प्रतियोगी परीक्षा शीघ्र आयोजित कराई जा रही है। संस्कृत महाविद्यालय में प्राचार्य, आचार्य, महाविद्यालय के 5, प्रोफेसर के 4, प्राचार्य, शास्त्रीय विद्यालय के 8 एवं व्याख्याताओं के 32 रिक्त एवं विद्यालयों के प्रथम श्रेणी के 86, द्वितीय श्रेणी के 392, तृतीय श्रेणी के 454 शिक्षकों एवं 31 शारीरिक शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु DPC सीधी भर्ती की कार्रवाई इसी सत्र में पूरी कर ली जाएगी। माननीय सभापति जी, वेतन विसंगति की बहुत बात की जा रही थी। मेरे साथी आदरणीय जितेंद्र सिंह जी ने भी बताया
उसी के मुताबिक संस्कृत महाविद्यालय के शिक्षकों को सामान्य महाविद्यालय के शिक्षकों के अनुरूप वेतन दिलाए जाने के एवं प्रधानाध्यापक प्रवेश विद्यालय के वेतनमान प्रधानाध्यापक सेकेंडरी विद्यालय के समान कराए जाने हेतु प्रस्ताव वेतन उच्चकरण एवं विसंगत निवारण समिति को भिजवा दिए गए हैं। और जैसे माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि उसके 2 महीने में उसके पूरे होने की संभावना है, तो ये काम भी पूरा कर दिया जाएगा। माननीय सभापति जी, कैरियर डेवलपमेंट के लिए हमने कुछ करने की कोशिश की है। संस्कृत विद्यालय में इस वर्ष कैरियर काउंसलिंग सेल स्थापित किए गए हैं और इसके अंतर्गत सेल प्रभारियों को 3 दिवस का प्रशिक्षण दिलाया गया है। 1711 शिक्षार्थियों को उच्च शिक्षण एवं रोजगार के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया है। इसी के अंतर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा इसी माह में होने वाली शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए समस्त राजकीय संस्कृत विद्यालय में संस्कृत विद्यार्थियों के लिए जनवरी 2009 से 2009 तक निःशुल्क तैयारियां कराई जाएगी। माननीय सभापति जी, संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत को देश की भाषा है, जो विदेशों में भी आवाज विदेशी लोग भी हमारी संस्कृत भाषा को अपनाते जा रहे हैं, उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए संस्कृत शिक्षा के उन्नयन, विकास और विस्तार के क्रम में परामर्श देने के लिए 8/7/2009 को संस्कृत परामर्श मंडल का पुनर्गठन कर दिया गया है। माननीय सभापति जी, शोध एवं उच्च अध्ययन के लिए भी हमने कुछ करने की कोशिश की है। प्रदेश में संस्कृत विहाम के शोध एवं उच्च अध्ययन की दृष्टि से वर्ष 2000 में राजस्थान के संस्कृत विद्यालय की स्थापना की गई। विद्यालय में वर्तमान में 6 शैक्षणिक संकाय तथा वेद, पुरोहित, नव्य व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष, शिक्षा शास्त्री एवं दर्शन सम्मिलित हैं। विद्यालय द्वारा वर्तमान में शास्त्री BA, आचार्य MA, शिक्षा शास्त्री B.Ed, शिक्षाचार्य M.Ed, विद्यानिधि M.Phil, विद्यावारिधि PhD, विद्यापति D.Litt के एवं संयुक्त आचार्य की उपाधियों हेतु विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित हैं। इनके अलावा ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान में प्रमाण पत्र एवं डिप्लोमा दिया जा रहा है। संस्कृत वहां के विभिन्न विषयों में सतत अनुसंधान एवं दुर्लभ ग्रंथों के संपादन एवं प्रकाशन हेतु अनुसंधान केंद्र स्थापित हैं, जिनके अधीन 9 पीठों द्वारा गहन अनुसंधान किया जा रहा है। माननीय सभापति जी, माननीय राव राजेंद्र सिंह जी जो शाहपुरा से आते हैं, उन्होंने बहुत वेदना प्रकट की। अच्छा होता वो मेरा जवाब सुनते, वो चले गए। खैर कोई बात नहीं, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, जो हमने किया है नवीन शैक्षणिक सत्र, विराजो थोड़ा, नवीन शैक्षणिक सत्र 2009-10 में विश्वविद्यालय में कर्मकांड पुरोहित का डिप्लोमा पाठ्यक्रम चालू कर दिया गया है। इस पाठ्यक्रम में अंतर्गत पूजा विधि, संस्कार, अनुष्ठान विधि। संस्कृत मंत्री जी का उत्तर अब बाकी बचा हुआ संस्कृत में करा दो तो बढ़िया रहेगा। 2 मिनट आप विराजो। हाँ।
संस्कृत में कर दो। मैं संस्कृत पढ़ा हुआ नहीं, ले तो मैं संस्कृत में कर अरे देता। संस्कृत में दे दो, बाकी बताओ। चलो बिराज आप, हम भी लाभान्वित तो हैं। 1 मिनट का ही काम आओ। विविध मुहूर्तों का ज्ञान। सभापति महोदय, मंत्री जी कह रहे हैं मैं संस्कृत पढ़ा हुआ नहीं हूँ। जो पंडित संस्कृत नहीं पढ़ा हुआ पंडित काहे का, आज जो लाठी नहीं मारे वो जाट काहे का, अब आज जो आपसे शादी बुद्धि के ले अंदर से लूंगा, उठा के बिराजो। काहे का? बिराजो आप लोग काहे का? मुहूर्तों का ज्ञान, बिराजो विविध मुहूर्तों का ज्ञान, जन्म कुंडली का निर्माण, सामान्य फलादेश, यज्ञ, हवन, वास्तु, उत्कर्म का ज्ञान आदि सम्मिलित होंगे और इसका हम डिप्लोमा देंगे। यह कोर्स 1 साल के लिए है जो ऑलरेडी महाविद्यालय संस्कृत यूनिवर्सिटी में चालू कर दिया गया। इसी साल 2009-10 से, आप सुनते तो हो नहीं, फिर बात करते हो ऐसे ही। संस्कृत बहुत, संस्कृत के विद्वान भी बैठे थे यहाँ पर, संस्कृत शिक्षा भी रही थी। आदरणीय घनश्याम जी तिवारी साहब चले गए। संस्कृत उनके टाइम पर 8-9 में कुल बजट 116.6 करोड़ रुपए का था और हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय अशोक जी गहलोत ने संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए 2009-10 में इसको बढ़ाकर 144.71 करोड़ रुपए कर दिया है। ये बढ़ोतरी करीब 35 से 40% तक है। माननीय सभापति जी, आपकी आज्ञा हो तो मैं संस्कृत के लिए कुछ घोषणाएं करना चाहता हूं। विभिन्न स्थानों से प्राप्त नवीन विषय प्रारंभ करने की मांग, आवश्यकता के अनुसार महाविद्यालय विद्यालयों में नवीन विषय खोले जाएंगे। शहरों में जाएगी तो हमें संस्कृत शिक्षा के कांग्रेस के सदस्य 96 से 90 सदस्य गाँव आप दे रहे हैं। संस्कृत शिक्षा के व्याख्याता महाविद्यालय मंत्री जी, सभापति जी, वरिष्ठ अध्यापक गाँव में लगेगा के गाँव में खर्च होगा क्या? आप सरपंच जी थोड़ा सा प्लीज सुनो पहले पूरी। वरिष्ठ अध्यापक, प्रथम श्रेणी में प्रधानाध्यापक, प्रवेशिका विद्यालयों के पदों को राजपत्रित घोषित कराया जाएगा। संस्कृत महाविद्यालय एवं विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता, प्रशासनिक उन्नयन के लिए शिक्षकों तथा संस्थान प्रधानों के लिए प्रशिक्षण एवं सेमिनार आयोजित कराए जाएंगे। विपक्ष के सदस्य चले गए, बैठे हैं क्या? कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। भरतपुर बहुत बात हो रही थी, जोधपुर, उदयपुर, मैं घोषणा करना चाहता हूं, भरतपुर संभाग में मुख्यालय पर संस्कृत शिक्षा का संभागीय कार्यालय प्रारंभ करने के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाएंगे। संस्कृत विभाग में सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों के रिक्त पदों पर साथ के साथ भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि राज्य सरकार का यह सदैव प्रयास रहेगा संस्कृत शिक्षा एवं संपोषण की और सुनिश्चित ध्यान दिया जाकर संस्कृत शिक्षा के विकास और विस्तार के लिए अधिकाधिक प्रयास किए जाएं। धन्यवाद। जय हिंद। कास्ट और ट्राइब्स का जो आरक्षण है, क्या वो देने का इरादा है? SC ST के अध्यापक जो लगाने जा रहे हैं आप, सदस्य की है, सवाल भी संस्कृत में करो आप। नहीं माननीय सभापति महोदय, ये तो मंत्री जी जब अब डिमांड रख रहे हैं जाकर के तो पूछने में, दफ्तर में पूछ वाली बात हो रही है, सदन में पूछ वाली बात है। तो बिराजो, कला एवं संस्कृति मंत्री श्रीमती बीना जी काक। माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 24 कला एवं संस्कृति विभाग के ऊपर कई माननीय सदस्यों ने बिंदु उठाए और मैं उन माननीय सदस्यों की बहुत ही आभारी हूँ, हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने कटौती प्रस्ताव दिए
माननीय सभापति महोदय, रिकॉर्ड कटौती प्रस्ताव आए हैं। 5 कटौती प्रस्ताव। सो ये मन जैसा मंत्री था वैसा कटौती प्रश्न आए। ये साबित करता है माननीय सभापति महोदय कि एक सब्जेक्ट जो हमारी संस्कृति है, जो हम खुद हैं, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, जो हमारा संगीत है, जो हमारी धरोहर है, जिसके प्रति आज पूरी दुनिया में चर्चा होती है, उस कला और संस्कृति से प्रभावित होकर दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं और दुनिया भर में ये बात होती है। और इकबाल ने भी ये कहा था कि कुछ बात है कि ऐसी हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दोहरे जहां हमारा। और आज हालत ये हो गई है कि माननीय सदस्यों ने केवल 5 कटौती प्रस्ताव दिए। इसका मुझे बहुत खेद है, लेकिन ये मैं मान के चलती हूँ कि या तो मुख्यमंत्री महोदय के जो भाषण था अभी बजट का, उसके ऊपर इनकी पूरी आस्था है और जो मंत्री प्रभारी है उसके ऊपर भी आस्था है, इसलिए मेरे ख्याल से ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। कुछ माननीय सदस्यों ने सदन में भी चर्चा की, अपनी चिंता जताई। केवल 3 या 4 माननीय सदस्यों ने अपनी बात कही। एक तो केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी बात कही, एकेडमीज़ के बारे में चिंता जताई अजमेर से आने वाली माननीय सदस्य ने, और शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक इंस्टीट्यूट या फिल्म्स के संबंधित यहाँ पे लोगों को रोज़गार सृजन हो उसके बारे में भी चर्चा की। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने आमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में बात की थी, तो मैं उन्हीं सब्जेक्ट्स को 2-3 मिनट में ख़त्म करना चाहूँगी। इन्होंने जानना चाहा था कि इसमें आमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी में कौन कौन सदस्य थे। इसमें माननीय मुख्यमंत्री दी देन मुख्यमंत्री पदेन थी, माननीय राज्य मंत्री कला संस्कृति मंत्री थे, माननीय मुख्य सचिव थे, श्रीमती मीनाक्षी जैन थी, श्री मानव थडानी थे सदस्य, श्री अपूर्व कुमार थे, श्री अन्नू मृदुल थे, श्री सुश्री नहीं साहब गलती से लिख दिया, मेरे विभाग वाले ये जो पर्ची देते हैं कई बार गलती कर जाते हैं, श्रीमती मृणाल मोदी थी, श्रीमती फेत सिंह थी, श्रीमती धर्मेंद्र कंवर थी, सुश्री बीना किला चंद थी, श्रीमती चंद्रमणि सिंह थी, प्रमुख शासन सचिव वित्त थे और फिर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स थे। लेकिन आज की स्थिति माननीय सदस्य मैं आपको बताना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि जो नहीं माननीय मंत्री महोदय एक स्पष्टीकरण एक्स ऑफिशियो एक स्पष्टीकरण इसका चेयरमैन कौन था और मुख्यमंत्री किस हैसियत से इसमें जाती थी, ये मैंने सवाल किया। मुख्यमंत्री थी ना भाई, मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष कौन थे और मुख्यमंत्री इतनी बड़ी दौड़ को बेचा, आप उनके लिए क्या कर रहे हो? जो अलग अलग कमिटीज थी, ऑफिशियल मेंबर्स जो थे, उसकी चेयरपर्सन माननीय सदस्य, हमारे सभापति महोदय, मंत्री जी, हमारे साथ हमारी कला को उस सरकार के बाहर से लाकर के सदस्यों ने बिकवाया उस कला को, कितनी बड़ी बड़ी हवेलियों के साथ जो हमारे साथ राजस्थान की धरोहर के साथ अत्याचार किया। आप कृपा क्या करना चाहते हैं उसमें? आप ये बताइए कि सुधार करना चाहते हैं या उसमें मिलावट करना चाहते हैं? विराजो बता रहे हैं ना, विराजो माननीय सदस्य वही बता रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, निश्चय ही जो काम आमेर में हुआ उसके रखरखाव का वो तो अच्छा हुआ, जंतर मंतर की अपकीप वगैरह भी अच्छी हुई, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जो अभी हैं नहीं हमारे सामने माननीय सदन की विपक्ष की नेता, उनका ध्यान ऑब्वियसली हवेलियों में, महलों में, चूंकि वो उन्हीं संस्कारों में पली बड़ी हैं तो उनका रखरखाव तो उनको अच्छा आता है, लेकिन उन्होंने जो हमारी झोंपड़ियां हैं, गरीब है, गुर्बत में रहने वाले लोग हैं, उनकी तरफ उसका ध्यान ज़्यादा जा नहीं पाया, लेकिन विभाग ने काम अच्छा किया था इसमें। तो माननीय सभापति महोदय, कुछ एकेडमीज़ के बारे में चिंता जताई गई। जिन एकेडमीज़ के भवन नहीं हैं उनके लिए जयपुर में एक एकेडमी कॉम्प्लेक्स बनवाया जाएगा। इन सभी अकादमियों की अनुदान राशि माननीय मुख्यमंत्री जी ने दुगनी कर दी है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान के म्यूजियम को विकसित करने के लिए भी 2 करोड़ के करीब का प्रस्ताव है। जवाहर कला केंद्र को सेंटर फॉर परफॉर्मेंस एंड
लिविंग आर्ट्स के रूप में विकसित कराया जाएगा। माननीय मंत्री जी, राजस्थान रघु शर्मा जी का एक जो सवाल था वो आधा रह गया कि कितना पैसा उसमें खर्च हुआ था। अभी बता रही हूँ। राजस्थान की प्राचीन बावड़ियों, पुराने गढ़, शेखावाटी की भित्ति जो रिन्यूएट जो आमेर विकास प्राधिकरण को रिन्यूएट किया गया था, उसका पुराना सामान कहाँ, कौन से स्टॉल में रखा हुआ है, जो हमारी विश्व की धरोहर है, जो पुरानी संस्कृति से जुड़ी हुई है, को जानना राजस्थान की प्राचीन इस प्राधिकरण का माननीय मंत्री महोदय आप स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे। इस प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन था और मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण में किस हैसियत से थी? भित्ति चित्र हवेलियों को चिन्हित करके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की साइट्स के अंदर डेवलप प्रस्तावित करेंगे, इन्हें चिन्हित करेंगे। हालांकि शेखावाटी की हवेलियों को भी हम चिन्हित करके और वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर लेने का प्रयास करेंगे। डेजर्ट नेशनल पार्क जो ऑलरेडी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट कर लिया गया है, जंतर मंतर के भी अपकीप और अच्छे काम की वजह से यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में चिन्हित करने के लिए एक कमेटी सितंबर में आ रही है और हम उम्मीद करते हैं कि इसका उसके अंदर नाम हो जाएगा। एक अंबेडकर पीठ इस महकमे के अंतर्गत आती है। 2007 में दी देन मुख्यमंत्री महोदया ने इसका आनन फानन के अंदर शिलान्यास किया 2007 में। 2008 के अंदर आधी अधूरी इमारत का इन्होंने पत्थर लगा करके उद्घाटन कर दिया। अंबेडकर पीठ का शिलान्यास करने के बाद 1 साल के अंदर इसका उद्घाटन भी हो गया। इसका क्या स्वरूप होगा, क्या मकसद होगा, ये माननीय सभापति महोदय बहुत वेग हैं। इन लोगों ने इमारतें तो बना दी लेकिन उसके अंदर आत्मा नहीं डाली। जी वही मेरा कहना था, आगे आपने कह दिया, धन्यवाद माननीय सदस्य। उसमें उसका उद्देश्य पिछड़े, दलित, SC ST आवाम को सीधा लाभ पहुंचे, ऐसा हम चाहते हैं। आमेर विकास प्राधिकरण में 12 करोड़ 62 लाख के करीब के काम हुए हैं, जिसमें आमेर फोर्ट की वॉल है, घाट की घूनी के ऊपर काम हुआ है और हाथी गांव के ऊपर काम हुआ है। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच इस संबंध में अत्यंत सकारात्मक रही है और यही कारण है कि इस वर्ष हमने कई विशेष योजनाओं को लिया है हाथ में। बस 4-5 चीजें हैं जो मैं बताना चाहूंगी। स्मारकों के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा, जिसमें विशेषकर कला, संस्कृति एवं साहित्य विभाग की वेबसाइट को सुदृढ़ और उपयोगी बनाया जाएगा। स्मारकों के जीर्णोद्धार एवं संरक्षण कार्यों में एक रूपता लाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डिजिटल फॉर्म में स्मारकों में उपलब्ध पुरा सामग्री को सूचीबद्ध के स्टोर किया जाएगा। पर्यटकों एवं आम व्यक्तियों के संदर्भ हेतु आधुनिक तकनीकी के इस्तेमाल कर ऑडियो वीडियो लाइब्रेरीज स्थापित की जाएंगी। पर्यटन विभाग एवं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ट्रैवल मार्ट्स के अंदर पुरातत्व संबंधी जो इमारतें हैं उनका भी प्रचार प्रसार के लिए हम बात करेंगे। थिएटर और कलाकारों के विकास के हेतु रंगमंडल सहित नीति बनाई जाएगी और जवाहर कला केंद्र को भी एक लाइव हेरिटेज के रूप में विकसित किया जाएगा। माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 24 को प्रस्ताव करती हूं उसे पास करने का। कला और संस्कृति का जो पैसा है ये सारा आमेर और सांगेदानी में लगाएंगे या गांव की तरफ इनका दृष्टिकोण होगा? बिराजिए माननीय सदस्य, बिराजिए माननीय सदस्य, बिराजिए माननीय सदस्य, बिराजिए। प्रश्न ये कि मांग संख्या 24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति के संबंध में 31 मार्च 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 86 अरब 93 करोड़ 56 लाख 28 हजार रुपए तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे। जो पक्ष में हो वो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। सदन की बैठक मंगलवार दिनांक 21 जुलाई 2009 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।